गुड मॉर्निंग। तो कैसे हो आप? कुछ लोगों को गुड आफ्टरनून और कुछ लोगों को वेरी गुड इवनिंग और कुछ लोगों को सोते हुए गुड नाइट। तो मान लो जिस फीलिंग में हो। और आज का एक बहुत फनी अंदाज। और आज हम चलने वाले हैं क्योंकि हम पहले कुछ पढ़ चुके थे और केमिस्ट्री लिखा था और केमिस्ट्री के साथ जो हम देखने वाले थे, इस केमिस्ट्री को लिखा हुआ था और केमिस्ट्री के साथ जो हम देखने वाले थे उस पर स्टडी करेंगे आज। तो बात कर लेते हैं हम सबसे पहले जो हम टॉपिक लेके चलने वाले हैं वो है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। अच्छा जी, हम ना उस दिन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को समझ चुके थे, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की बहुत अच्छी बात कर चुके थे, लेकिन क्या है ना कि स्टार्टिंग कैसे होंगी ये भी हमें समझना है और इसका बेस क्या है, क्योंकि हम जो स्टार्टिंग कर रहे हैं स्टेप बाय स्टेप कर रहे हैं। हम डायरेक्ट ना तो आगे जाएंगे ना तो ही हम किसी चीज़ को छोड़ने की कोशिश करेंगे। अच्छा, जो इसकी स्टार्टिंग होती है ना, अगर मैं इसका स्टार्टिंग पॉइंट बोलूँ, स्टार्टिंग पॉइंट, तो इसका स्टार्टिंग पॉइंट हमारे पास में होता है GOC। ओहो, GOC का मतलब होता है जी जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, यानी कि सामान्य कार्बनिक रसायन। ओके, ये सामान्य कार्बनिक रसायन की जब बात कर रहे थे कि ये सामान्य कार्बनिक रसायन क्या है जी, एक ऐसा केमिस्ट्री का एपिसोड जहाँ से चीज़ों को हम स्टार्ट करेंगे और यहीं से हमारी जर्नी बहुत अच्छे से आगे चलेंगी। बहुत बढ़िया सिस्टम चल रहा था, बहुत अच्छी बात थी, लेकिन स्टार्ट क्या होना है? जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है क्या? एक्चुअल में मैं अगर आपसे बात करूँ भाई साहब, जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री ना अपने आप में एक विस्तार है, अपने आप में एक बहुत बड़ी चीज़ है। चाहे तो आप इसको 6 महीने पढ़ लो, चाहे तो आप इसे 60 दिन में ख़त्म कर दो, चाहो तो 6 दिन में ख़त्म कर दो, सब आपके ऊपर डिपेंड करता है अकॉर्डिंग यूर नॉलेज। बट मेरा मानना है कि अगर हम जब स्टार्टिंग से स्टार्ट कर रहे हैं तो हम छोटे छोटे पॉइंट्स को लेकर चलेंगे और बहुत सारी चीज़ें बीच में आएंगी भी। तो हम जो सिस्टम लेके चलने वाले हैं, आपसे मैं पहले ही बता दूं कि इसमें मैं अभी जो पूरी इंपॉर्टेंट चीज़ें रखने वाला हूं जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस ही रखती है, और जो बहुत सारी चीज़ें ऐसे रहेंगी कि थोड़े स्किप मारेंगे और समय के साथ आगे लेकर भी आएंगे और बाकी सब चीज़ों को लेके चलेंगे। तो अच्छा, जब जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की हम बात कर रहे थे जी, जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की हम ये जो हमारे पास GOC है, GOC का हम स्टार्टिंग पॉइंट किसे रखेंगे? स्टार्टिंग पॉइंट। तो GOC का जब मैं स्टार्टिंग पॉइंट की बात कर लेता हूँ तो GOC का स्टार्टिंग पॉइंट हम रखेंगे IUPAC। ये IUPAC होती क्या है? IUPAC यानी IUPAC नेमिंग। ये जो IUPAC नेमिंग है, ये IUPAC नेमिंग को हम समझने की करेंगे कोशिश। तो इससे पहले मैं अगर आपसे बात कर दूं कि जो IUPAC नेमिंग है बहुत ही अच्छा फंटास्टिक टॉपिक है। अच्छा, मैं आपसे एक बात ये भी बोल दूं कि चाहे आप नीट की तैयारी कर रहे हो या अभी जस्ट 11th में हो, 12th में हो, या आप कर रहे हो GNT वगैरह की तैयारियाँ, GNT PNST की तैयारी, आप कर रहे हो PVT की तैयारी, यहाँ तक कि जब मैं बात करता हूँ तो इन सब में ना बहुत ही बेसिक नेमिंग पूछी जाती है, बहुत ही बेसिक नेमिंग पूछी जाती है, बहुत ही ना जनरल तरीके से पूछा जाता है और आगे चला जाता है। अगर मैं आपसे बोलूँ कि कितना पूछा जाता है, क्या हुआ जाता है, तो ये जो बेसिक नेमिंग है ना, बेसिक नेमिंग में से ही 60 से 70% पूछ लिया जाता है। ठीक है, कितना जी? 60 से 70। तो फिर आप बोलोगे कि वो जो 30% से 40% बचा हुआ है, सपोज दैट 40% मान लेते हैं, तो 40% का क्या? जी हाँ, अगर मैं 40% की बात करूँ तो 40% का जो लेवल होता है वो थोड़ा सा हार्ड रखा जाता है और हार्ड लेवल को पूछा जाता है JEE जैसे एग्ज़ाम्स में। JEE जैसे एग्जाम्स में भी इतना सरल पूछ लिया जाता है, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, लेकिन यहाँ पर बात कर लेता हूँ कि थोड़ा हार्ड लेवल इधर रखा जाता है। तो मेरा मानना ऐसा है भाई साहब कि हम हार्ड लेवल पर भी जाएंगे, बट उससे पहले ना क्या करें कि वो जो जनरल चीज़ें हैं ना उसको थोड़ा अच्छे से समझें। जितना अच्छे से समझेंगे ना उतना ज़्यादा हमारे लिए अच्छा होगा। तो क्या ये चीज़ समझ आ गई? क्या आ गई है? तो चल फिर आगे चलते हैं।
देखा तुझे आज तो ये सिलसिले हुए, दूर खड़ी केमिस्ट्री और फासले हुए, आज से अब से पढ़ने लगे। लगना तो पड़ेगा भाई, क्या करे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री जब चल रही थी। अच्छा, जब हमारा सबसे पहला टॉपिक जो हमने बोला कि IUPAC, जब IUPAC नेमिंग की बात कर लेता हूँ, जब IUPAC नेमिंग हमारी ना ख़त्म हो जाएंगी तो हम जो इसके अंदर GOC जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री जब स्टार्ट करने वाले हैं तो इसमें सब जब पढ़ने की बारी आएंगी तो पढ़ने की बारी में हम स्टार्ट करेंगे इंडक्टिव इफ़ेक्ट। अच्छा, ये इंडक्टिव इफ़ेक्ट की जब बात कर लेता तो हिंदी में बोलते हैं प्रेरणिक प्रभाव। कौन सा प्रभाव जी? प्रेरणिक प्रभाव। अच्छा, प्रेरणिक प्रभाव को भी हम ना 2 पार्ट में पढ़ेंगे और 2 पार्ट होंगे हमारे पास, प्लस आई इफ़ेक्ट और हमारे पास रखा होगा एक माइनस आई इफ़ेक्ट। ठीक है, प्लस आई इफेक्ट और माइनस आई इफेक्ट। इस प्लस आई इफेक्ट और माइनस आई इफेक्ट को पढ़ के ख़त्म कर ही रहे होगे कि हमारे पास फिर से निकल के कुछ आ जाएगा, रिजोनेंस आ जाएगा, जिसको हम बोलते हैं अनुनाद। एक्चुअल में ना ये जो अनुनाद है, ये अनुनाद ही हमें बताएगा कि अनुनाद में आपको बहुत अच्छे एग्जांपल से बताना चाहूँगा कि जैसे अगर जो आपके पास में ना मंदिर हो, मंदिर और जैसे ही आप मंदिर जाते हो और मंदिर में एक बेल लगी हुई होती है और उस बेल को आप जैसे ही बजाते हो, जैसे ही टन ऐसी जैसे ही बजी तो इस बेल के बजने से, सिर्फ बजने से ना एक वाइब्रेशन ना जनरेट हो जाती है। इस वाइब्रेशन के जनरेशन से ही ना जो कुछ जिसे आप कंपन भी बोल सकते हो, हाँ ऐसा थोड़ा सा ना मान लो ये भी बताएंगे कैसा इलेक्ट्रॉन टन 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 नाचता है। तो ये ना यहीं से हम इसको कोरिलेट करेंगे। ठीक है, कोरिलेट करके हम ना रिजोनेंस पढ़ के ख़त्म करेंगे। जैसे ही ना रिजोनेंस हमारा ख़त्म होगा, जस्ट रिजोनेंस जैसी कोई चीज़ पढ़ेंगे, मन नहीं माना तो तुरंत ही ना एक नया टॉपिक निकल कर आएगा और ये नए टॉपिक को एक बहुत ही अच्छे अंदाज में देखेंगे। वो नया टॉपिक जो हमारे पास ना निकल कर आएगा वो होगा मेसोमेरिक प्रभाव। अब ये मेसोमेरिक जब प्रभाव की बात कर लेते हैं कि मेसोमेरिक प्रभाव क्या है, तो छोटी सी बात आप सभी से बता दूं कि मेसोमेरिक प्रभाव जो है वो ना सिमिलर होता है या कहीं ना कहीं होता है वो किसके समान? रिजोनेंस के समान होते हुए भी हमें क्यों स्टडी करनी पड़ रही, क्यों स्टडी कर रहे हैं? तो इसकी स्टडी का रीज़न बनता है कि जो कुछ कमियां किस में रह गई हो थोड़ी बहुत रिजोनेंस में, वो कहाँ से कंप्लीट होंगी? मेसोमेरिक से। अच्छा, जब मेसोमेरिक के ना मैं थोड़े से ना टाइप्स देख लेता हूँ, तो जब मेसोमेरिक्स के टाइप्स देखने थे तो मेसोमेरिक्स के टाइप्स भी ना 2 प्रकार के, एक प्लस एम इफेक्ट और एक हमारे पास जो बनता है वो होता है माइनस एम इफेक्ट। ठीक है जी, कौन सा इफेक्ट? प्लस एम इफेक्ट और एक बन जाता है माइनस एम इफेक्ट। ये प्लस एम इफेक्ट और माइनस एम इफेक्ट हम पढ़ ही रहे होते हैं और आगे चल रहे होते हैं धीमे धीमे, और जैसे ही आगे जाते हैं ये ख़त्म होता है और एक और निकल कर आता है। बोले सर आप क्या मजाक करना चाह रहे हो, कितना निकालोगे यार? अरे भाई अभी स्टार्टिंग हुई है यार, अभी तो स्टार्टिंग हुई है, ये तो पूरा बेसिक लेके चल रहे थे। ले मजे ले, टेंशन मत ले यार, बस समझ और आगे चलते चल बिल्कुल बिना किसी टेंशन के, एक अपने ही अंदाज में। जब तक अंदाज है तब तक आप हो, जिस दिन अंदाज गया समझो हम भी गए। अंदाज को ना बना के रखो, क्योंकि अंदाज ही आपको जीने का तरीका और सलीका सिखाता है और लाइफ में आगे बढ़ने का हुनर दिखाता है। तो चलो आ जाते हैं अंदाज में। फिर आ जाता है हमारे पास हाइपर कॉन्जुगेशन। हाइपर से मतलब ये लो, हाइपर का मतलब ये आप जानते हो कि अरे यार अपने आप में बिल्कुल यानी कि वो फीलिंग आ जाती है एक, हाँ बिल्कुल वो फीलिंग, अरे यानी कि किसी से भी कुछ बोले अरे फिर बोला हाइपर हो रहा है वो बंदा, तो हाँ यस ऑफ कोर्स राइट, वही हाइपर। तो यहाँ से लेते हैं हाइपर कॉन्जुगेशन। लो ऐसा लिख देता हूँ मैं,
अति संयुग्मन जिसे बोला जाएगा, अति संयुग्मन, ठीक है ना, अति संयुग्मन। अच्छा, अति का मतलब बहुत ही ज़्यादा, संयुग्मन का मतलब मान लो जोड़ना, ठीक है ना, बहुत ज़्यादा जोड़ता है ना, चिपकू टाइप का, साला एक नंबर का चिपकू टाइप का, मान लो, छोड़ो समझेंगे बाद में, आंदो इसकी भी बारी देख लेंगे। ये लो हंसता हुआ नूरानी चेहरा, लो 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 लो, बाद में ऐसा भी हो सकता है, लेकिन ऐसा नहीं होने देंगे, ऐसा नहीं होने देंगे, ऐसा नहीं होने देंगे, ऐसा नहीं होने देंगे। जैसे ही ना ख़त्म होगा तो हम ना पढ़ने चलेंगे कार्बो एनायन और कार्बो केटायन। हम लेंगे कार्बो एनायन और हम चले जाएंगे कार्बो केटायन। कार्बो एनायन और कार्बो केटायन को पढ़ेंगे, और जब ये सिस्टम को जब पढ़ चुके होंगे तो लगभग ना हम ना 70 से 80 हाँ लगभग ना 70 से 80% GOC को धीरे धीरे क्या कर चुके होंगे, एंड कर चुके होंगे। बची हुई जो 20% रहेंगी हम उसको भी समझेंगे। वैसे तो अगर मैं भाई अपने आप में बोलूँ कि 70-80% ना मैंने जो सिस्टम बनाया उसके अकॉर्डिंग है। 70-80% केमिस्ट्री का तो ये छोटा बच्चा है, अभी मैं बोल दूँ तो ये जो धीरे धीरे, हाँ धीरे, और फिर हम सभी लोग बोलेंगे धीरे धीरे से मेरी ज़िंदगी में आना, धीरे धीरे से तुम अपना बनाना, हाँ ओ केमिस्ट्री तुम जल्दी चली आना, मुझसे ऐसे ना दूर तुम फिर जाना। चल आजा, गाना वाना छोड़ यार, अभी तो पढ़ना है, बहुत सारी पढ़ाई करनी है। जब ना ये हमारा जैसे ही कंप्लीट होगा तो फिर ना हमारे पास ना मेन ऑर्गेनिक स्टार्ट हो जाएंगी। बात कर लेते हैं, ये तो हमारे पास था पूरा बेसिक कॉन्सेप्ट। GOC जो है हमारे पास एक प्रकार से ना पूरा का पूरा बेसिक कॉन्सेप्ट है, ठीक है ना, बेसिक कॉन्सेप्ट। बट अगर जब मैं बात कर लूँ कि मेन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, जो मेन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है, इसका जो स्टार्टिंग पॉइंट बनना है, वो स्टार्टिंग पॉइंट हमारा जो होगा वो होगा हाइड्रोकार्बन से। हाइड्रोकार्बन, ओके, ये जो है ना एक्चुअल में हाइड्रोकार्बन अपने ही आप में GOC को पूरा करने की कोशिश करता है, और GOC को पूरा करता भी है। अच्छा, 2 बातें बता दूं भाई, बहुत सटीक वाली, जो ना कंपटीशन की तैयारी कर रहे हो उनके लिए तो बहुत ही बेटर ऑप्शन है कि जो ना हाइड्रोकार्बन को और GOC को जो ढंग से पढ़ लेना, एकदम साला घोल के पी जाए ढंग से पढ़ ले और एकदम घोल के पी जाए। मेरा मानना है कि जो जितनी भी प्रॉब्लम्स आते हैं ना आपको, जो केमिस्ट्री के प्रॉब्लम्स है, केमिस्ट्री के जो ना प्रॉब्लम जो आपके हैं ना, ये प्रॉब्लम हो जाएंगे भाई द एंड होने का रीज़न बताता हूँ। रीज़न है कि जितना भी ना बेसिक कॉन्सेप्ट है ना, बेसिक कॉन्सेप्ट क्या हो चुके होंगे, क्लियर। बेसिक कॉन्सेप्ट ना जितने क्लियर होंगे ना उतना ज़्यादा अच्छा होगा, और उतने ही ज़्यादा ना हम आगे बढ़ते हुए चलेंगे। तो बेसिक कॉन्सेप्ट जब अगर क्लियर हो जाए तो फिर क्या बात है। और फिर बात कर लेते हैं कि यहाँ से जो स्टार्टिंग होनी है, हेलो एल्केन, हेलो एरिन और एल्डिहाइड, कीटोन, कार्बोक्सिलिक एसिड एंड मोर देन ढेर सारी जो चीज़ें हैं, वो जो पूरी चीज़ें हैं वो यहीं से आगे चलते चलेंगी, और फिर क्या था, फिर सब चीज़ें हमारी रेडी होती चलेंगी। तो ये जो अभी का लेक्चर था ये सिर्फ जनरली बेसिक बताया कि हमें पढ़ना क्या क्या है। तो आप तैयार हो, उम्मीदें करता हूँ, और हमेशा क्या ऐसे ही तैयार रहेंगे, क्योंकि हम चलने वाले हैं बी कंटिन्यू। तो तैयार हो आप, रेडी हो आप, क्योंकि हम जो ना कल जो लेक्चर लेने वाले हैं वो स्टार्ट करेंगे IUPAC करेंगे। मेरा मानना है कि जो भी पर्सन थोड़ा ना तरीके से इसको देख ले और पढ़ते हुए चले, उससे IUPAC में कभी प्रॉब्लम नहीं आएंगी। और जनरली ना ऐसे धीमे से करके ना आप बिल्कुल IUPAC की नेमिंग करना सीख चुके होंगे। तो उम्मीद करता हूँ कि आज का ये जो बेसिक हम लेके चलने वाले थे उसका जो डिस्क्रिप्शन था आपको समझ आया हो और आपने देखा हो। तो मिलते हैं इसी प्रकार डबल एनर्जी के साथ।